साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इस सेशन के दौरान मैं आपको करंट जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन CGK इनकी साथियों करंट जीके का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसमें साथियों जो सितंबर महीने के साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 30 प्रश्नों का समूह है जो सविस्तार से समझाया गया है। तो साथियों, इस सेशन को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, हमारी सुबह 11 बजे गणित की लाइव क्लास रहती है और शाम को 9 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास रहेगी। हमेशा साथियों ये शेड्यूल जारी है। इसके साथ साथ जनरल साइंस, करंट जीके और साथियों अन्य प्रकार की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की न्यूज़ जो भी अपडेट रहता है हम इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए साथियों सेशन को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपका प्यार इनकी सेशन को लाइक अवश्य करें। देखिए साथियों, पहला प्रश्न लिखा है कि हाल ही में कौन सा व्यक्ति है जो कैट टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इनकी साथियों जो इस टायर्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो साथियों इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। तुरंत उत्तर दीजिए। आपके लिए जल्दी से उत्तर दे सकते हैं आप देना चाहें तो। चलिए, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए। साथियों आपका सभी का सही उत्तर है आमिर खान। देखते हैं साथियों आमिर खान बने या नहीं बने, चेक करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि हाल ही में आरपीजी समूह की कंपनी सीएट टायर्स, कौन सी कंपनी साथियों, सीएट टायर्स ने बॉलीवुड नेता आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिल्कुल साथियों ये आपका आंसर सही था। ब्रांड एम्बेसडर, सीएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो साथियों अभिनेता आमिर खान। साथियों आमिर खान को क्यों चुना है, तो आमिर खान विभिन्न मीडिया मंचों पर कंपनी के प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे। कंपनी ने उन्हें 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कि आमिर खान सीएट टायर्स के कितने साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं साथियों, तो वो आपके बने हैं 2 साल के लिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस साथियों ये अंत्योदय दिवस है, ये कौन से व्यक्ति की जयंती के पर मनाया जाता है, तो साथियों आपके सामने पहला ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विनायक दामोदर सावरकर और चौथा है साथियों आपका अब्दुल कलाम। तो साथियों इसका सही आंसर आपका रहने वाला है वो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखते हैं, चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो बिल्कुल साथियों आपका आंसर सबका सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए साथियों इसमें क्या कहा गया है कि हर वर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मोदी सरकार ने 25 सितंबर 2014 को घोषित किया था। इनकी प्रथम बार कब मनाया गया, तो साथियों ये प्रथम बार इनकी फर्स्ट बार मनाया गया था, वो मनाया गया था 25 सितंबर 2014 को। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए यू राइट्स पोर्टल की शुरुआत की है। इनकी वो कौन सा राज्य साथियों जिसमें छात्रों के लिए ऑनलाइन टीचिंग, उनकी रोजगार संबंधी सूचना देने के लिए एक पोर्टल जारी किया है, तो साथियों वो आपका राज्य देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। तो साथियों आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए साथियों क्या लिखा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में लगभग 20 लाख छात्र व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तकनीकी विशेषज्ञों को लाभ होगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम
राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए सुलभ रहेंगे। यानी कि साथियों इसमें व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जो अपने रोजगार संबंधी न्यूज रहती है वो भी इस पोर्टल में जारी रहेगी। ये आपका उत्तर प्रदेश का है साथियों पोर्टल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 लिखा है कि किस राज्य ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है। यानी कि साथियों वो कौन सा राज्य है जिसने UNIATF पुरस्कार जीता है संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए? तो साथियों इसका सभी का सही आंसर है आपका केरल। देखिए इसका सही आंसर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, साथियों WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ने गैर संक्रामक रोगों को नियंत्रण के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। गैर संक्रामक रोगों को नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार उत्कृष्ट काम करने के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र इंटर टास्क फोर्स, साथियों आपको पूछे कि UNIATF इसका पूरा नाम क्या है? तो साथियों इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र इंटर टास्क फोर्स। तो साथियों ये आपको यहां पर इस क्वेश्चन को साथ में याद रखना है कि और से दिया गया है जो कि गैर संक्रामक रोगों को नियंत्रण के लिए काम करता हुआ आपका राज्य हो गया साथियों केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? तो साथियों इसमें देखिए आपके सामने पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा है आपका हरियाणा। तो साथियों इसका सही आंसर है आपके सामने, वो है आपका यूपी, इनकी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आपका सही आंसर सभी का उत्तर प्रदेश। देखिए क्या लिखा है कि हाल ही में यूपी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा और इसके अलावा साथ ही राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की वजह में मरने वाले पत्रकारों के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी कि साथियों इसमें ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है कि जो कोविड-19 का संक्रमण है, इस संक्रमण के तहत पत्रकारों की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का कवर बीमा दिया जाएगा और यदि कोई पत्रकार इस कोविड-19 की वजह से खत्म हो जाता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन अभिनेता हाल ही में एसीआरी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? यानी कि उस अभिनेता का नाम बताओ जो एसीआरी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है सोनू सूद। देखिए हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ताइवान ब्रांड की साथियों ACER ने भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोनू सूद के इस पद से ब्रांड को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी, साथ ही इस ब्रांड पर ग्राहकों में विश्वास, शक्ति और निर्भरता पैदा होगी। यानी कि साथियों ये ताइवान की कंपनी है, तो इसमें भारत की तरफ से सोनू सूद को इसलिए बनाया गया है कि इससे इस कंपनी को ज्यादा मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ ग्राहकों में विश्वास बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और निर्भरता उसमें पैदा होगी। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको सेशन साथियों पसंद आता है तो लाइक का बटन ठोक दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को और इस वीडियो के लिंक को आपके सभी विद्यार्थियों तक भेजे जो इस टॉपिक के बारे में काफी समय से इंतजार कर रहे हो। साथियों ये समसामयिकी पर आधारित प्रश्न है जो रेलवे, NTPC, पुलिस कांस्टेबल, आर्मी, एयरफोर्स, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% साथियों आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो साथियों बाला सुब्रमण्यम कौन थे? तो साथियों ये एक मशहूर गायक थे। देखिए आपका आंसर सभी का सही है, मशहूर गायक। चलिए देखते हैं। हाल ही में मशहूर गायक SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ। उनकी उम्र 74 वर्ष की थी। SP बाला सुब्रमण्यम
कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो साझा करके दी थी। एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम सबसे ज़्यादा फिल्मी गानों में आवाज़ देने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण 2011 में मिला था, यानी कि पद्मश्री मिला था 2001 में और पद्म भूषण मिला था 2011 में। 2 पुरस्कार होते हैं, भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल है साथियों। तो ये था आपके मशहूर गायक थे बालासुब्रमण्यम, जो कि कोविड-19 की वजह से इनकी मौत हो चुकी है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है साथियों की किस राज्य सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो साथियों मोक्ष कलश योजना साथियों ये आपके बिहार राज्य की है। किस राज्य की है? बिहार राज्य की। देख लेते हैं साथियों कि राजस्थान सरकार है साथियों, इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के मकसद से हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कराने के लिए शुरू की गई मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मोक्ष कलश योजना 2020 में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्ययों के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। तो साथियों ये राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए जो हरिद्वार आने जाने का सिस्टम होता है उसमें राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। साथियों इसमें जो वेतन का भुगतान होगा वो देवस्थान विभाग का होगा और बसें साथियों जो है वो रहेगी राजस्थान निगम और जो रोडवेज की बस होती है वो रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जॉनसन का निधन हुआ? तो साथियों डीन जॉनसन का संबंध पूछा है। तो साथियों ये क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के। डीन जॉनसन कहाँ के क्रिकेटर है? ऑस्ट्रेलिया के हैं। देखिए साथियों लिखा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटर डीन जोन्स का निधन हुआ है। डीन जोन्स की उम्र 59 साल की थी। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से यानी कि हार्ट अटैक आने से हुई। जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेले, यानी कि डीन जॉनसन ने 52 टेस्ट मैच खेले और 164 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः यानी कि टेस्ट मैचों में साथियों 3631 रन बनाए और वनडे मैच में 6068 रन बनाए। जॉन्स के नाम टेस्ट में 11 शतक है। इनके साथियों इनके टेस्ट मैच में 11 शतक बने हुए हैं और वनडे मैच में 7 शतक बने हुए हैं। तो साथियों यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न उठ जाते हैं कि डीन जॉनसन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से निधन कब हुआ या निधन किस कारण हुआ? तो दिल का दौरा पड़ने से। कितने टेस्ट मैच खेले? तो 52 टेस्ट मैच खेले। कितने वनडे मैच खेले? तो 164 वनडे मैच खेले। वनडे मैच में रन कितने बने? तो वनडे में बने थे 6068 और टेस्ट में बने थे 3631। टेस्ट में शतक कितने हैं? तो 11 और वनडे में शतक कितने हैं? तो 7। तो साथियों ये था इसका फैक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों 10 नंबर कि किस देश में 10 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? इनकी साथियों वो कौन सा राज्य है जहां पर पहले भारत का प्रथम चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया गया है? तो साथियों इसका आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा केरल। कौन सा राज्य रहेगा? केरल राज्य रहेगा। देखिए साथियों हाल ही में केरल में भारत में के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है कि इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान और विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं को पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना। ध्यान दें कि चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनकल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया गया है। साथियों ये जो पहला पार्क है चिकित्सक उपकरण का, इस पार्क का उद्देश्य है कि चिकित्सक के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों का अनुसंधान करना,
उनका विकास करना, उनका परीक्षण करना और उनका मूल्यांकन करना, इन सभी सुविधाओं के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी टाइम्स मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है। तो साथियों ये जो टाइम्स मैगजीन 2020 की जो लिस्ट जारी हुई है, जिसमें साथियों टॉप 100 प्रतिभाशाली लोगों को स्थान मिलता है, जिसमें साथियों 5 भारतीय, कितने भारतीय, 5 भारतीय। देखिए हाल ही में जारी अमेरिकी की मशहूर टाइम्स मैगजीन ने साल 2020 की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के 5 बड़े नाम शामिल किए गए, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। तो साथियों आपको याद रखना है गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई। फिर है साथियों अभिनेता आयुष्मान खुराना। और अगला है साथियों HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्क्स। यानी कि ये साथियों 5 हस्तियां इसमें शामिल है। नरेंद्र मोदी जी 1, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई 2, अभिनेता आयुष्मान खुराना 3, HIV के शोधकर्ता रविंदर गुप्ता 4 और शाहीन बाग धरने पर शामिल बिल्क्स 5 लोग हैं जो इस सूची में शामिल है। तो साथियों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर लिखा है कि हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया। तो साथियों इसमें सुरेश अंगड़ी का पूछा है कि इसको क्या कौन सी बीमारी हो गई थी साथियों। तो ये केंद्रीय रेल मंत्री थे और इनका साथियों जो वर्तमान में इनकी जो बीमारी की बात करें तो साथियों इनको कोविड-19 की कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। देखिए लिखा हुआ है कि हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। उनकी उम्र 65 वर्ष की थी। पिछले दिनों कोरोना वायरस में से संक्रमित हुए थे। अंगड़ी ने 11 सितंबर को ट्वीट कर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना दी थी। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। 2004, 2014, 2019 में चुने गए थे। अंगड़ी पहले केंद्रीय मंत्री जिनको कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हुआ है। तो साथियों यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत के पहले केंद्रीय मंत्री कौन है जिनका कोविड-19 की वजह से मौत हुई। तो प्रथम केंद्रीय मंत्री पूछे साथियों तो आपको ध्यान रखना है सुरेश अंगड़ी जो कि रेल मंत्री थे और साथियों कर्नाटक के बेलगावी क्षेत्र से वो लोक सांसद चुने हुए थे। 2000 इनकी 4, 14 और 2019 में 4 बार लगभग है ये। आगे बढ़ते हैं साथियों, 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति भूपेश पांड्या का निधन हुआ है। वह थे साथियों भूपेश पांड्या कौन थे? अभिनेता थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे या गायक थे? तो साथियों भूपेश पांड्या आपके थे अभिनेता। बिल्कुल सभी का सही आंसर है अभिनेता। देखिए हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पांड्या कैंसर बीमारी के कारण निधन हुआ है। तो साथियों बीमारी क्या हुई थी? अभिनेता भूपेश को कैंसर हो गया था। आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक्की डॉनर में इन्होंने अपना रोल निभाया था भूपेश पांड्या ने। भूपेश पांड्या ने आयुष्मान खुराना की जो पहली पिक्चर थी साथियों विक्की डॉनर, जिसमें भूमिका निभाई थी, जिन्होंने फेफड़ों के कैंसर के कारण दम तोड़ दिया। पांड्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र थे। यानी कि इन्होंने जो एनएसडी का साथियों पूरा नाम ध्यान रखना, एनएसडी का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस को साथियों कहते हैं एनएसएस डे। एनएसएस डे कौन सा होता है? तो ये साथियों कब मनाया जाता है इसकी तारीख याद रखनी चाहिए हमें कि प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाता है कौन सी डेट को मनाते हैं साथियों? तो इसकी तारीख है अपनी 24 सितंबर। कौन सी डेट को मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस। हाल ही में 24 सितंबर 2020 को भारत भर में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस एनएसएस डे 2020 मनाया गया। प्रतिवर्ष इस दिवस 24 सितंबर को मनाया गया जाता है। इस बार 24 सितंबर पहली बार साथियों को मनाया गया था। तो पहली बार मनाया गया था 24 सितंबर 1969 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था जब राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई थी। इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है
तो छात्रों में व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए जागरूक करना। यानी कि इस डे को मनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि छात्रों में व्यक्तित्व चरित्र का विकास हो और साथ ही साथ राष्ट्र सेवा की भावना जागृत हो। इसके लिए साथियों ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस 24 सितंबर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। साथियों इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम के लिए भारत की ओर से इनकी भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया। साथियों हुए आपकी खुशी चांडलिया। साथियों खुशी चिंडालिया, तो खुशी चिंडालिया कहां से है, देखिए इसके बारे में क्या फैक्ट है। तो हाल ही में गुजरात के सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंडालिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, साथियों यूएनईपी क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। मात्र 17 साल की उम्र में खुशी को पर्यावरण संरक्षण के अनेक योगदान करने के लिए भारत का ग्रीन एम्बेसडर नामित किया है। तो भारत का साथियों पूछे भारत का ग्रीन एम्बेसडर कौन है, तो साथियों खुशी चिंदालिया जो कि सूरत गुजरात से है, 17 साल मात्र एज है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी। साथियों अभी जो भारत ने बहुत खतरनाक लड़ाकू विमान खरीदा है राफेल, तो राफेल की पहली महिला कौन है साथियों, महिला पायलट पूछे प्रथम, तो महिला पायलट है साथियों आपकी शिवांगी सिंह। कौन है, शिवांगी सिंह। चलिए बढ़ते हैं आगे कि हाल ही में फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो, जो साथियों आपके जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन गोल्डन एरो ये एक स्क्वाड्रन का नाम है जिसमें पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट वाराणसी की शिवांगी सिंह है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। शिवांगी शुरुआती स्कूलिंग के बाद उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 1 महीने के तकनीकी परीक्षण में क्वालिफाई करने के बाद वह अब राफेल की टीम का हिस्सा बन गई। इनकी साथियों इसमें आपको बता दें कि वर्तमान में शिवांगी सिंह है जो राजस्थान में पोस्टिंग है और ये पहली महिला है जो राफेल के पायलट, इनकी लेफ्टिनेंट कहते हैं, लेफ्टिनेंट बनी, लेफ्टिनेंट फ्लाइट की लेफ्टिनेंट बनी है साथियों शिवांगी सिंह। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राफेल विमान है उसको उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपको ध्यान नाम रखना है शिवांगी सिंह। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न है साथियों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की बात करें तो आपका वो है 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए साथियों इसमें लिखा है कि हाल ही में 23 सितंबर 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ सिंग लैंग्वेज मनाया गया। प्रतिवर्ष यह दिवस 23 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम थी साथियों, वो थी सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। बिल्कुल साथियों सांकेतिक भाषा का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए, ये इस साल की थीम है। तो आपको पूछा जा सकता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर 2018 को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहला सांकेतिक भाषा दिवस 2018 में मनाया गया था। तो साथियों 2018 में पहला था, 2019 में दूसरा है। तो ये कौन सा दिवस था, तो ये साथियों आपका तीसरा दिवस था। याद रखना तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम थी, वो थी साथियों सांकेतिक भाषा का अधिकार सबके लिए है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है कि कौन भारतीय हाल ही एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका गिरजा शंकर मुंगाली। देख लीजिए साथियों इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल गिरजा शंकर मुंगाली है। तो देखिए इसमें बढ़ते हैं कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ क्लब लाइसेंसिंग समिति के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल
डॉक्टर गिरजा शंकर मुगाली को एशियाई फुटबॉल संघ ACF, साथियों AFC का पूरा नाम है एशियाई फुटबॉल संघ के कार्यबल का सदस्य नियुक्त किया है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के में फुटबॉल क्लबों को नियंत्रण करने वाले इस कार्यबल में 7 सदस्य है। इस समिति में शामिल वह एकमात्र भारतीय है। वह 2023 तक इस पैनल पर काम करेंगे। यानी कि साथियों ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो फुटबॉल क्लब होते हैं उनका नियंत्रण करने का काम करता है। इसमें 7 सदस्यों की टीम होती है और इस 7 सदस्यों की टीम में से एकमात्र भारतीय है अपने, वो है गिरजा शंकर मुंगाली। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है प्रश्न साथियों की प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व गैंडा दिवस की बात करें तो आपका 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। देखो साथियों हाल ही में 22 सितंबर 2020 को दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। इस वर्ष जो 22 सितंबर को मनाया गया गैंडा दिवस था, इस गैंडे दिवस को गैंडे की 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य माना जाता है, जो है काला, सफेद, ग्रेट एक सिंगी, सुमात्रा एवं जावा। तो साथियों गैंडे की 5 प्रजातियां कौन कौन सी? तो काला, सफेद, ग्रेटर एक सिंगी, सुमात्रा और जावा गैंडे। इस दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिणी अफ्रीका द्वारा की गई थी। इसके बाद 2011 से इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साथियों ये विश्व गैंडा दिवस की शुरुआत 2011 से होती है और इसमें गैंडे की प्रजातियों के बारे में जागरूकता का काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। तो प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं आपका 21 सितंबर को। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। देखिए हाल ही में 21 सितंबर 2020 को दुनिया भर में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। यह दिवस अल्जाइमर दिवस यह दिवस हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर बीमारी एक उम्र के बाद लोगों में होने लगती है, जिससे लोग चीजों को याद रख नहीं पाते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल और नशे से दूरी जैसे एहतियात बरतकर अल्जाइमर और डिसेमिया से बचा जा सकता है। इनकी साथियों अल्जाइमर बीमारी क्या है? तो अल्जाइमर बीमारी के लक्षण होते हैं कि एक उम्र के बाद में व्यक्ति कुछ भी याद नहीं रख पाता है, जो याद रखना चाहते हैं भूल जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए क्या काम करना चाहिए कि डेली लाइफ स्टाइल को हेल्थी बनाएं और नशे से दूर रहना चाहिए। उम्र के बढ़ने के साथ साथ तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर में निशान बनाना शुरू कर देती है। इसी में से एक प्रमुख बीमारी बुढ़ापे में भूलने की आदतें अल्जाइमर्स डिसेमिया की होती है। यानी कि इस बीमारी से भूलने की आदत पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। साथियों 21 नंबर है कि हाल ही में किसने 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता? तो साथियों आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका वो है सिमोना हर्पले ने यह खिताब जीता, महिला वुमेन्स सिंगल इटालियन खिताब। तो साथियों 2020 का सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता वुमेन्स से साथियों वो है सिमोना हर्पले। हाल ही में दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने पहली बार वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता। तीसरी बार फाइनल खेल रही रोमानियाई खिलाड़ी चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा की चोट के कारण फाइनल मुकाबले के बीच से हटने के कारण चैंपियन बनी। यानी कि साथियों इस बार जो तीसरी बार फाइनल में खेल रही थी वो रोमानिया खिलाड़ी थी चेक गणराज्य की। उसका नाम था साथियों कैरोलिना प्लिस्कोवा को क्या हो गया साथियों? चोट लगने के कारण ये फाइनल में बाहर निकल गई। तब जाकर के ये अपनी खिलाड़ी सिमोना हालेप इसने ये वुमेन्स खिताब जीता। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने 2020 का मेंस सिंगल इटालियन खिताब जीता? तो साथियों इसका नाम है नोवाक जोकोविच। देख लिए साथियों यह है कि हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीत लिया। जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो
श्वार्ट्जमैन को 7-5-6-3 से मात दी। इसी के साथ जैकोविच ने रिकॉर्ड 46वीं बार एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब अपने नाम लिया। जैकोविच ने इस कड़ी में स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल को 35 से पीछे किया। तो साथियों, एकल मेंस का पूछे तो आपको नाम याद रखना है नोवाक जोकोविच, और महिला का पूछे इस साल का तो आपको याद रखना है सिमोना हालेप। आगे बढ़ते हैं साथियों, 23 नंबर कि किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता। तो साथियों, आईजी नोबेल प्राइज आपके जीतने वाले हैं पीएम साहब नरेंद्र मोदी। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा के लिए चिकित्सा क्षेत्र में साथियों आईजी नोबेल प्राइज 2020 को चुना गया है। पीएम मोदी शिक्षा के लिए आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीतने वाले अकेले शख्स नहीं हैं। उनके साथ अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब इर्दुगान, रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बेरुदी मुहामदेव और बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लामोसेको, मैक्सिको के राष्ट्रपति एरेंदर मैनुअल लोपेज लाजेप ओब्राडोर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इस पुरस्कार के शामिल है। यानी कि साथियों, ये पुरस्कार बहुत चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें सबसे अपने जो भारत के साथियों हैं वो है पीएम नरेंद्र मोदी, जो इस पुरस्कार के चुने गए हैं आईजी ग्लोब प्राइज पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं साथियों, 24 नंबर है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के अध्यक्ष बने। तो साथियों, एनटीआरओ के अध्यक्ष बने आपके अनिल धस्माना। देखिए, हाल ही में अनुसंधान और विश्लेषण विंग रोग के पूर्व प्रमुख अनिल धमसाना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ ने नया अध्यक्ष बनाया है। धमसाना ने सतीश झा की जगह ली है। सतीश झा एनटीआरओ के प्रमुख पद से कुछ दिनों पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। तो साथियों, आपको अब ध्यान रखना है कि जो आपका एनटीआरओ है, एनटीआरओ का नाम है साथियों राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। इसके साथियों आपको पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष साथियों आपके अनिल जी अस्थामा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है कि कौन व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक सलाहकार बने। तो साथियों, वो व्यक्ति है आपके सीमांचल दास। देखिए, हाल ही में 1988 बैच के ओडिशा भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का नाम है साथियों, आईएमएफ का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया है। दास आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, 26 नंबर प्रश्न है आज का कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ। तो साथियों, जॉन टर्नर का संबंध किससे है। तो साथियों, ये आपके थे कनाडा के। कहां के थे? कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया। देखिए, हाल ही में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन 51 वर्ष की उम्र हुआ। उन्होंने 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। टर्नर का जन्म 1929 को इंग्लैंड में हुआ था। वह बचपन से ही कनाडा आ गए थे। उन्होंने 1962 में कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया और लिबरल पार्टी के लिए मॉन्ट्रियल सीट जीती। तो साथियों, उनके बारे में ये कुछ फैक्ट है, याद रखने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल साथियों, इंटरनेशनल पीस डे आपका मनाया जाता है 21 सितंबर को। शांति दिवस, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। बिल्कुल साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 21 सितंबर 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 मनाया गया। प्रतिवर्ष यह दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी साथियों, वो थी, क्या थीम थी साथियों? तो थी वो आपकी सैम्पिंग पीस टुगेदर।
इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच में शांति व्यवस्था कायम रखना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम करना। इनकी इंटरनेशनल लेवल तक के जो साथियों मुद्दे हैं उन मुद्दों पर शांति के साथ में उनका निपटारा करना। आगे बढ़ते हैं साथियों। 28 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हो गया? तो साथियों ये थे आपके अमेरिका के। ये साथियों अमेरिका सही कर देना, अमेरिका है, अमेरिका हो गया। तो ये साथियों आपके थे अमेरिका के। देखिए हाल ही में 18 सितंबर 2020 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया, जो 87 साल की थी। उसके निधन का कारण मेटास्टेसिस अग्नाशय में कैंसर बताया जाता है। इनकी मौत ऐसे समय हुई है जब 6 हफ्ते बाद अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके स्थान पर किसी को नामित करते हैं या फिर यह सीट तब तक खाली रहेगी जब तक इसकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ चुनाव खत्म नहीं हो जाती। तो साथियों इसके बारे में अपने को ये बात तो याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे साथियों अमेरिका के, जो जिनका नाम है रूथ बेडर गिन्सबर्ग। और साथियों ये एक महिला है जो 87 साल की थी। निधन का कारण क्या है? तो इनके अग्नाशय में कैंसर का कारण था। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। देखिए मां सरस्वती का आपको आशीर्वाद सबको मिलता रहे और मां सरस्वती सबको आपको आपके जो पेपर दे रहे हैं सब में सफलता प्राप्त करे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएनए की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया? तो साथियों इसका सही आंसर है आपका वो है कि उदित सिंगल को साथियों यूएनए की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय युवा उदित सिंगल को संयुक्त राष्ट्र की क्लास 2020 क्लास 17 यंग लीडर्स सूची में शामिल किया है। दरअसल दिल्ली में कांच के कबाड़ भी लोगों के लिए सिरदर्द पैदा करने के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों की समस्या को निजात दिलाने के लिए 18 वर्षीय उदित ने कांच से रेत बनाने की मुहिम चलाकर मिसाल पेश की। उदित के कार्य सराहते हुए संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें विश्व 17 युवा प्रेरणादाता के सूची में शामिल किया है। चलते साथियों अगले सेशन की ओर। तो अगला सेशन है आपके लिए सभी का थैंक यू सो मच। ऐसे ही सेशन के साथ बने रहिएगा। जब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।